हैं इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या जिसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, यह है इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण और आधारभूत लॉ है और यह लॉ इकोनॉमिक्स के हर डिपार्टमेंट में लागू होता है। इसलिए इस नियम का प्रयोग इकोनॉमिक एनालिसिस में सबसे अधिक किया जाता है और इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। जहाँ तक हम बात करें कि आवश्यकताओं की अनंतता और साधनों की सीमितता के कारण अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए साधनों को इकोनॉमिकली यूज किया जाता है तथा सब्स्टिट्यूट की समस्या अर्थशास्त्र के हर क्षेत्र में रहती है। तो साधनों को कम उत्पादक और कम उपयोगिता वाले क्षेत्रों से हटा दिया जाता है और अधिक उपयोगिता वाले क्षेत्रों में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो नियम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये है इकोनॉमिक्स के हर डिपार्टमेंट में लागू होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है। तो चलिए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। ये कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इसको लागू किया जाता है। फर्स्ट है यूज इन कंजम्पशन। देखिए, कंजम्पशन के क्षेत्र में यह लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने इसकी बात लास्ट वीडियो में आपसे बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इसको फिर हम देख लेते हैं कि ये जो नियम है ये कंजम्पशन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय से सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर विभिन्न उपभोग वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी समान रखकर ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है और यह नियम मनी और वस्तुओं के वर्तमान और भावी प्रयोगों के महत्व की तुलना करने में भी सहायक सिद्ध होता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ गुड्स, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो विभिन्न प्रयोगों में लाई जाती हैं और विभिन्न प्रयोग वाली वस्तुओं को उपभोक्ता विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक उपभोग से वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी समान या लगभग हो जाए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्पेंडिंग ऑफ गुड्स। उपभोक्ता के सामने वस्तुओं के विभिन्न यूजेस जो होते हैं उनमें वितरण की समस्या नहीं रहती, बल्कि वस्तुओं के वर्तमान तथा भावी प्रयोग के संबंध में समस्या सामने आती है कि वस्तु का कितना भाग वर्तमान में उपयोग किया जाए और कितना भाग भविष्य के लिए रखा जाए। इसका निर्धारण इस नियम के आधार पर किया जा सकता है कि दोनों समयों में वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी समान हो, तभी उपभोक्ता को अधिकतम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट, मनी एक्सपेंडिचर। देखिए, यह नियम मनी एक्सपेंडिचर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है और मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अनेक उपयोगों में काम में ली जा सकती है और उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मनी को विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक उपयोग में मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, समान हो जाए। नेक्स्ट, स्पेंडिंग एंड सेविंग। उपभोक्ता आय का कितना भाग वर्तमान में व्यय करे तथा कितना भाग भविष्य के लिए बचाए। तो इसके लिए भी यह नियम बहुत ही उसको सहायता पहुंचाता है। तो किस तरह से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि इन दोनों में वो वर्तमान और भविष्य के लिए उसको कैसे उसको यूज करे, इसका निर्धारण भी इस नियम के द्वारा होता है। उपभोक्ता व्यय और बचत में इस प्रकार कॉम्बिनेशन बिठाता है कि व्यय और बचत की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन। उपभोक्ता सीमित साधनों से उसकी जो अनगिनत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं कर सकता है, ये हम सभी जानते हैं और हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। फिर भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को वो क्या करता है,
सब्स्टिट्यूट करता है। और वह कब तक करता चलता जाता है? यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर या लगभग समान नहीं हो जाती। इट मीन्स कैसे? MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUN अपॉन PN। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा और इस समीकरण की पूर्ति हो जानी चाहिए। फिर बात करते हैं यूज इन प्रोडक्शन। देखिए, उपभोक्ता जिस प्रकार मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है, ठीक उसी प्रकार प्रोड्यूसर्स भी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। और उसका लाभ तभी अधिकतम हो सकता है जबकि वह उत्पत्ति के जो विभिन्न साधन हैं उनको प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें इस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करे कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सभी प्रयोगों में समान हो जाए। तो उत्पादक क्या करता है? उत्पादक कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए महंगे तथा कम उत्पादक साधनों को सस्ते व अधिक उत्पादक साधनों से प्रतिस्थापित कर देता है। और यह क्रम भी ठीक उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार हमने कंजम्पशन में बात की कि जब तक प्रत्येक साधन की मार्जिनल यूटिलिटी एवं उसकी प्राइस बराबर नहीं हो जाए, ठीक उसी तरह प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रत्येक साधन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसके मूल्य के अनुपात दूसरे साधन की मार्जिनल यूटिलिटी एवं उसके मूल्य के अनुपात के बराबर न हो जाए। मीन्स marginal productivity of X upon price of X equals to marginal productivity of Y upon price of Y is, और ये चलता रहेगा marginal productivity of N upon marginal productive price of N। ठीक है, इट मीन्स X साधन की सीमांत उत्पत्ति अपॉन X साधन की कीमत इक्वल्स टू Y साधन की सीमांत उत्पत्ति अपन Y साधन की कीमत। और ये अंततः जब तक उसको यूज़ करना है साधन उसके अनुपात में चली जाएगी। इसी प्रकार उत्पत्ति के जो साधन है, बात करें भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं साहस के विभिन्न उपयोगों में विभाजन भी उसकी सीमांत उत्पत्ति की समानता के आधार पर होता है। नाउ नेक्स्ट है यूज इन एक्सचेंज। देखिए, एक्सचेंज में भी यह नियम बहुत ही यूजफुल है, ये क्रियाशील रहता है। विनिमय की प्रक्रिया की बात करें तो विनिमय की प्रक्रिया क्या होती है? एक स्थान पर दूसरी वस्तु को सब्स्टिट्यूट किया जाता है और जो विनिमय करता होता है वो कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित कर देता है। और प्रतिस्थापन का जो क्रम है वो तब तक चलता रहता है, सब्स्टिट्यूट की जो प्रोसेस है तब तक चलता रहता है जब तक कि एक्सचेंज की जाने वाली वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी समान न हो जाए। क्लियर? और जो विनिमय करता है वो संतुलन की स्थिति में तब होगा जब दोनों के लिए विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी का अनुपात समान होगा। क्लियर? साथ ही यह सिद्धांत मूल्य निर्धारण में भी सहायक है। कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देना चाहता। अतः जहां वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी तथा उसके दिए जाने वाले मनी की सीमांत उपयोगिता बराबर होगी, मांग और पूर्ति के साम्य से क्या होगा? प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यूज इन पब्लिक फाइनेंस। देखिए, पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस की जो समस्त क्रिया है उनका जो लास्ट ऑब्जेक्ट है दैट इज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। क्लियर? और जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वो किस पे आधारित है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर ही आधारित है। जहाँ तक हम बात करें गवर्नमेंट की, वो टैक्सेशन में यह प्रयास करती है कि विभिन्न करदाताओं पर कर का भार क्या हो? इक्वल पड़े। इसलिए वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का सहारा लेती है तथा
सरकार करों से प्राप्त आय को विभिन्न मदों पर इस प्रकार से व्यय करती है कि प्रत्येक जो सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है और जो सैक्रिफाइस किया जा रहा है उनकी सीमांत सामान्य उपयोगिता कैसी रहे, समान रहे। और सरकार भी साधनों को कम उपयोगी कामों से निकालकर अधिक उपयोगी वाले कामों में व्यय करती है। और इस तरह से सब्स्टिट्यूट का जो क्रम है वो चलता रहता है जब तक कि सभी प्रयोगों में मनी की या द्रव्य की सीमांत सामाजिक उपयोगिता समान न हो जाए। नाउ नेक्स्ट, यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में भी यह सिद्धांत बहुत ही सहायक है। देखिए, ये बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आधुनिक बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है और जितने भी जो साधन हैं उनके जॉइंट प्रोडक्ट से ही उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को बांटने में भी इस सिद्धांत का महत्व है। उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को सामूहिक उत्पत्ति में से उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर हिस्सा मिलता है। अब हम बात करें कि जिस तरह उत्पत्ति के साधन की सीमांत उत्पादकता जैसे किसी की अधिक है तो वह कम उत्पादकता वाले क्षेत्र को छोड़कर उसकी उत्पादकता किस क्षेत्र में चला जाएगा जहां पर उसकी उत्पादकता अधिक होगी, वहां उसको हस्तांतरित हो जाता है। और साधन के हस्तांतरण का यह क्रम जब तक चलता रहेगा जब तक साधन की सीमांत उत्पादकता प्रत्येक उपयोग में बराबर न हो जाए। क्लियर? तो इस तरह से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स के हर डिपार्टमेंट में लागू होता है। अब बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशंस की, क्रिटिसिज्म्स की, इसके डिफ़िकल्टीज़ की कि क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो देखिए, हर सिद्धांत की कुछ महत्व होते हैं और उसके कुछ आलोचनाएं होती हैं। उसी प्रकार सम सीमांत उपयोगिता की कुछ सीमाएं हैं, कुछ आलोचनाएं हैं। फर्स्ट है इनडिवाइजिबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की अविभाज्यता। देखिए, ये जो नियम है वो ये मानता है कि जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं छोटी छोटी तथा विभाज्य होती हैं, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो कि बड़ी हैं और उनको विभाजित नहीं किया जा सकता और इन वस्तुओं का उपयोग एक बड़ी तथा अविभाज्य इकाई के रूप में ही करना होता है। यदि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो इनकी उपयोगिता कम हो जाती है। जैसे हम बात करें कार, रेडियो, भैंस, हीरा आदि ऐसी वस्तु हैं जिनको छोटा नहीं कह सकता, उनको बांटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, बजट अवधि की अनिश्चितता। यह नियम यह मानता है कि जो उपभोक्ता करता है तो उपभोक्ता की आय तथा बजट व्यय की बजट अवधि क्या होती है, एक होती है तथा यह निश्चित भी होती है और यह प्राय 1 वर्ष होती है। परंतु अगर हम बात करें तो टिकाऊ वस्तु के संबंध में ये जो मान्यता है ये सही नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता को टिकाऊ वस्तुओं से केवल उसी अवधि में उपयोगिता प्राप्त नहीं होती जिसमें वो परचेज करता है। इन वस्तुओं से बचत अवधि जो होती है, बजट पीरियड होता है, उसके बाद भी लंबे समय तक उसकी उपयोगिता प्राप्त होती रहती है। जैसे हम बात करें अगर कैमरा है, रेडियो है, फर्नीचर है, ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो केवल उसी बजट पीरियड में उससे उपयोगिता प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये टिकाऊ वस्तु हैं। इनकी उपयोगिता आगे लंबे समय तक भी मिलती है, जिस पर व्यय करते समय उनसे प्राप्त होने वाली दीर्घकालीन उपयोगिता को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल कमोडिटीज, उपयोगी वस्तुओं की अप्राप्यता। अब हम भारत की बात करें तो भारत जैसे देश में उपभोक्ता अनेक बार जिन वस्तुओं को अधिक उपयोगी समझता है वे बाजार में सामान्यतः नहीं मिलती हैं या प्राप्त उसे नहीं होती हैं। अतः उपभोक्ता को क्या करना होता है या क्या करता है, वो कम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तुओं को ही क्रय कर लेता है, क्योंकि उसको अधिक उपयोगिता वाली वस्तु उसके पास अवेलेबल नहीं होती। उदाहरण के लिए अब बात करें तो उपभोक्ता टाटा का नमक खरीदना चाहता है, परंतु वह बाजार में नहीं मिलने के कारण उसे सांभर का नमक खरीदना पड़ता है। इस तरह से उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये व्यवहार में कई बार देखने को मिलती है ये समस्या।
ऑल कंज्यूमर्स और नॉट ऑफ कैलकुलेटिव नेचर। ऑल कंज्यूमर्स आर नॉट ऑफ कैलकुलेटिव नेचर। देखिए, जो कंज्यूमर है वो कैलकुलेटिव नेचर के सभी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी उपभोक्ताओं का हिसाबी स्वभाव नहीं होता है और यह नियम यह मानता है कि प्रत्येक उपभोक्ता विवेकशील होता है तथा वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सोच समझकर अपनी इनकम को व्यय करता है। इट मीन्स वह विभिन्न वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना करके मुद्रा को व्यय करता है, परंतु सामान्यतः हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता इस तरह के जो कैलकुलेटिव नेचर है उसका नहीं होता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ हैबिट्स, फैशन एंड सोशल कस्टम्स। देखिए, जो उपभोक्ता है उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आदत में, रीति रिवाज और फैशन आदि से प्रभावित होते हैं और उसके कारण वह इस नियम की पूरी तरह से पालना नहीं कर पाता। जैसे एक व्यक्ति शिक्षा पर व्यय करने की आवश्यकता अधिक मानता है पर उसे रीति रिवाजों के कारण विवश होकर, हम बात करें तो मृत्यु भोज पर भी उसको व्यय करना पड़ता है, या आदत के कारण दूध के स्थान पर शराब पर पैसा व्यय करना पड़ता है, तो वह चाहते हुए भी आदत, रीति रिवाज, फैशन इसके कारण अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इस नियम को क्रियाशील नहीं कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, चेंजेस इन प्राइजेस ऑफ कमोडिटी। वस्तु के मूल्य में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है और यह नियम यह मानकर चलता है कि वस्तु के क्रय मूल्य की अवधि में उसकी मूल्य में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु आज के इस आधुनिक युग की बात करें, इस इन्फ्लेशन के युग की बात करें, तो वस्तुओं के मूल्य में बार बार परिवर्तन होता रहता है। अतः विभिन्न उपभोग वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल इकाइयों की यूटिलिटी संबंधी गणनाएं क्या हो जाती हैं? व्यर्थ हो जाती हैं और उनकी जो हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वो नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबल इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यह जो नियम है यह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर लागू नहीं होता। कुछ वस्तुएं प्रमुख वस्तुओं के साथ साथ प्रयोग की जाती हैं और ऐसी वस्तु कैसी कहलाती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु कहलाती है। जैसे कार के साथ पेट्रोल, पेन के साथ इंक तथा डबल रोटी के साथ बटर का प्रयोग आवश्यक है। प्रमुख वस्तु का खरीदना आवश्यक होता है, अतः कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में नोट बी सेम। अधिकतम कुल उपयोगिता तथा अधिकतम संतुष्टि भिन्न हो सकती है। उपयोगिता तो इच्छा की तीव्रता का प्रतीक होती है, ये हम सभी जानते हैं, जबकि सेटिस्फैक्शन वस्तु के उपभोग के बाद प्राप्त होती है। अतः ये दोनों भिन्न हो सकती हैं और इस लॉ के अनुसार उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य अधूरा ही रह जाता है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस एंड लेजीनेस ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की अज्ञानता और लापरवाही भी एक इसकी सीमा है कि यदि उपभोक्ता इग्नोरेंस के कारण विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना नहीं कर सकता, अथवा लेजीनेस की बात करें तो लेजीनेस के कारण लापरवाही से वो क्या करता है? अपने मनी को व्यय करता है, तो वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा और यह नियम क्रियाशील नहीं हो सकेगा। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। ये जो नियम है इसके प्रतिपादन में अनेक अव्यवस्थित मान्यताओं का सहारा लेने के कारण इस नियम की आलोचनाएं की गई हैं। जैसे उपभोक्ता क्या है? सदैव ही विवेकशील नहीं रहता। उपभोक्ता व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक धारणा है, उसे मापना कठिन है, उसे मापना संभव नहीं है। मनी की सीमांत उपयोगिता बदलती रहती है। उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, विज्ञापन का प्रभाव भी पड़ता है और उसमें परिवर्तन होता रहता है। और उपयोगिता व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक धारणा के साथ साथ वस्तु की उपयोगिता भी एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र न होकर परस्पर निर्भर रहती है। तो इस तरह से इस नियम की कुछ आलोचनाएं भी हैं। फिर भी यह नियम
काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। यह नियम उपभोक्ता के संतुलन को निश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होता है, बहुत महत्वपूर्ण मदद देता है और प्रत्येक उपभोक्ता जाने अनजाने अपनी आमदनी को विभिन्न मदों में व्यय करते समय उनसे प्राप्त जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी तुलना करता है और कम उपयोगिता वाली वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को सब्स्टिट्यूट करता है और अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने का प्रयास करता है। चाहे उपभोक्ता छोटे व्यय में भले ही इस नियम का पालन न करे, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि जब वो भारी एक्सपेंसेस करता है, टिकाऊ वस्तुओं को क्रय करता है, तो इस नियम को अवश्य देखता है, उसका पालन अवश्य करता है। और मानव चाहे वो हम माने एजुकेटेड है या नहीं है, धनी है या निर्धन है, चाहे वो वृद्ध है या यंग है, या लेडी है या जेंट्स है, एवं विवेकशील होने के कारण अपने उपयोग में छोटे मोटे रूप में मार्जिनल जो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी है उसके